चाहिए? अरे बेटा ये वाला पंखा बंद कर दे रे, ये वाला पंखा बंद कर दो बेटा। हाँ भाई अब ध्यान दो इधर बॉयज। प्लांट एनाटॉमी या पादप शारीरिकी, इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक। पीछे इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक। ये बंद कर दे थोड़ी देर बेटा, आवाज आएगी नहीं। सेजू हवा यहां से वहां तक पहुंचेगी वैसे भी नहीं, क्यों टेंशन कर रहा है? बंद कर बेटा। अब इधर ध्यान दो भाई। प्लांट एनाटॉमी, ये छोरे प्लांट एनाटॉमी या पादप शारीरिकी हमने पहले पढ़ी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में देखा कि पादप के जितने भी भाग हैं उनकी बाहरी संरचना का अध्ययन करना। आज हम पढ़ रहे हैं कि पादप के जितने भी भाग है यानी जड़ तना पत्ती हो गई, उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। आंतरिक संरचना का मतलब उनमें कोशिका, जो आपने पढ़ ली वैसे ही मोहन जी सर ने पढ़ाई, कोशिका मिलकर के क्या बनाती है? उत्तक। उन उत्तकों का अध्ययन करना। पादप किस ढंग से बना होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है। तो हम बोलेंगे प्लांट एनाटॉमी में क्या बोलेंगे? पादपों की आंतरिक संरचना का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। जैसा हमें मालूम है कि अपना जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से या सेल से। जब सेल समूह में हो जाती है, किसमें बेटा? समूह में, और समान कार्य करने लग जाती है, समान कार्य करने लग जाती है, तब हम इन चीजों को क्या बोलते हैं? या तो परिभाषा क्या हुई? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। कोई दिक्कत? अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है? एक तो हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में। किसके बारे में? उत्तक के बारे में, यानी कि टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? आपने सुना होगा कि विभज्योतक, स्थायी उत्तक, मृदुतक, दृढ़ोतक, कोणोतक, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम के तत्व, फ्लोएम के तत्व, ये सारी चीजें इस उत्तक में आएगी। जब उत्तक मिलता है तो क्या बनता है? उत्तक तंत्र। जड़ की बात करें तो उसमें भी बाह्य त्वचा होती है, उसमें भी वल्कूट हो गया, मज्जा हो गया, अंतस्थ त्वचा होती है, वो होती है, और अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इस हिसाब से अपने पास में 3 उत्तक आते हैं। फर्स्ट है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, फिर भरण उत्तक तंत्र, और फिर संवहन उत्तक तंत्र। और जब उत्तक तंत्र मिल जाएगा तो हम क्या बोलते हैं? किसका निर्माण होता है? अंग का। अंग कौन कौन से? जड़, तना, पर्ण। जड़ में भी हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़, तने में एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, और पर्ण में एक बीजपत्री पर्ण और द्विबीजपत्री पर्ण। समझ में आया? इन्हीं चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो हमने क्या बोला कि पादप शारीरिकी मतलब सीधी परिभाषा पूछ सकते हैं कि पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो हम बोलेंगे
पादप शारीरिकी, या सीधा एनाटॉमी को भी हिंदी में लिख करके आ सकता है कि प्लांट एनाटॉमी। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, अपने बात करनी है किसकी? उत्तक के बारे में। उत्तक है क्या? जैसे अभी परिभाषा बताई, क्या बताई बेटा? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, राइट। अब देखते हैं कि ये जो उत्तक है वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं विभजीय उत्तक और दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है, बताना मेरे को। स्थायी का मतलब क्या होता है? परमानेंट, फिक्स। क्या इसमें विभाजन होगा? नहीं होगा। चलो, विभाजन नहीं होगा। विभज्योतक, क्या इसमें विभाजन होगा? होगा। एक टर्म आती है विभेदन, अगर इसमें विभाजन नहीं होगा, जैसे जाइलम एक फिक्स उत्तक है, जाइलम में विभाजन नहीं होता कि जाइलम विभाजित होकर के दो जाइलम बना रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलते हैं कि जाइलम 4 भागों में विभेदित होता है, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। नाम सुना है? वैसे ही फ्लोएम भी 4 भागों में विभेदित रहता है। कौन सी? चालनी नलिका, सहकोशिका, मृदुतक और रेशे। तो हम बोलेंगे इसमें विभेदन होता है, लेकिन इस चीज में विभाजन हो गया तो विभेदन की प्रक्रिया इसमें, समझ में आया? विभाजन मतलब विभज्योतक के अंदर कोशिकाएं विभाजित होगी। आपने नाम सुना होगा शीर्ष विभज्योतक, प्ररोह शीर्ष विभज्योतक, मूल शीर्ष विभज्योतक। शीर्ष विभज्योतक के अंदर, जैसे आपको बायोटेक पढ़ा ली तो सर ने बताया होगा कि वायरस मुक्त पादप तैयार करने के लिए शीर्ष विभज्योतक को काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि शीर्ष विभज्योतक हर सेकंड नया बनता जाता है विभाजन के द्वारा। अगर वायरस लगा है, वो इस कोशिका में लगा है, तो यहां से नई कोशिका बन जाएगी, पुरानी वाली नीचे रह जाएगी। इसका मतलब उसमें हम वायरस मुक्त पादप तैयार कर सकते हैं। अब एक एक की वापस बात करते हैं। फर्स्ट मैं देखता हूं किसके बारे में? विभज्योतक के बारे में। विभज्योतक को बेटा कहते हैं मेरी स्टेम। क्या बोलते हैं? मेरी। ये ग्रीक भाषा का शब्द था जिसका नाम था मेरी स्टॉम। मेरी स्टॉम, और मेरी स्टॉम का मतलब होता है विभाजित होना। क्या बेटा? विभाजित होना। ये जो शब्द है वो शब्द दिया गया था, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था नागेली। क्या नाम था? उन्होंने विभज्योतक शब्द दिया था। एक सेकंड। हेलो, नहीं मार्केट
लिखना है, ये समझाते फिर लिखो। हाँ बेटा इधर देखो, विभज्योतक जिसको मेरिस्टेम कहते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द मेरिस्टोम से बना है, शब्द है नागेली, और मेरिस्टोम का मतलब होता है विभाजित होना। अब देखते हैं कि विभज्योतक खुद है क्या, इधर ध्यान देना बेटा। अगर विभज्योतक को देखें तो विभज्योतक की कोशिकाएं इस तरीके से विन्यासित, इधर ध्यान दो भाई, एक कोशिका थी, एक कोशिका से दूसरी बनी, दूसरी से तीसरी, मतलब विभाजन होता गया। अगर इन कोशिकाओं को देखें तो इन कोशिकाओं के अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ये सारी कोशिकाएं एक जैसी दिख रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है, कोशिकाएं समव्यासी, सबका व्यास कैसा है बेटा, एक जैसा। और बात करें तो कोशिकाएं कैसी है कि सुस्पष्ट केंद्रक युक्त, कैसी है बेटा, केंद्रक। फिर बात करते हैं, देखो बेटा, जैसे ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये बीच के अंदर आपको जगह दिख रही होगी, ये इन जगह को हम बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थल। क्या इनमें वो दिख रहे हैं क्या, दो कोशिकाओं के बीच में? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर अंतर कोशिकीय स्थल जो है वो अनुपस्थित रहते हैं, अंतर कोशिकीय स्थल अनुपस्थित, और इनमें जो उपापचय क्षमता है वो ज्यादा पाई जाती है। उपापचय, उपापचय मतलब मेटाबॉलिक। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? वापस रिपीट कर रहे हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो समव्यासी है, सुस्पष्ट केंद्रक युक्त है, अंतर कोशिकीय स्थल इनमें अनुपस्थित होते हैं, उपापचय क्षमता मतलब इनमें विभाजन की क्षमता है, तो ऑब्वियसली कुछ अंदर चीजें हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उपचय और अपचय वाली प्रक्रिया इनमें ज्यादा पाई जाती है। अब देखते हैं इस विभज्योतक के प्रकार, विभज्योतक कितने प्रकार का होता है। एक तो अपन बात करते हैं कि जो विभज्योतक है एक तो होता है बेटा ये उत्पत्ति के आधार पर, इस चीज को समझना, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा होता है स्थिति के आधार पर। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन अपने मुख्य सिलेबस में यही है, स्थिति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से होता है, उत्पत्ति मतलब पहले कौन बना बाद में कौन बना, है ना। तो इस आधार पर सबसे पहले हम बात करते हैं, एक प्रकार होता है प्राक विभज्योतक। कौन सा विभज्योतक? प्राक विभज्योतक। हमने जिस टाइम भ्रूण पढ़ा था तब बताया था जाइगोट यानी युग्मनज से 4 कोशिकाओं वाला समूह बना था जिसको प्राक भ्रूण बोला था, यानी पहले वाला भ्रूण। तो हम बोलेंगे सबसे पहले जो विभज्योतक बनता है उसको प्राक विभज्योतक कहते हैं। मतलब किस अवस्था में बनता है? भ्रूणीय अवस्था में। अभी तक कोई दिक्कत? इस भ्रूणीय अवस्था से सबसे पहले जो विभज्योतक बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक विभज्योतक। अब सुनना, क्वेश्चन इधर से ही आता है बेटा, ये ध्यान रखना। कैसे? सवाल बताते हैं आगे। क्या है अपने पास में? प्राक विभज्योतक जो भ्रूणीय अवस्था में था, एक भ्रूणी आगे चल करके पूरे बच्चे के रूप में जन्म लेता है, तो हम बोलते हैं प्राक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक से सबसे पहले क्या बना? प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक मतलब सबसे पहले बनने वाला विभज्योतक। यहां तक कोई दिक्कत? इधर ध्यान दो। अब विभज्योतक है तो इसमें किसकी क्षमता होगी? विभाजन की या विभेदन की? तो ये कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के अंदर ये विभाजन करना छोड़ देती है, अपने विभाजन की क्षमता को खो देती है, और क्या करना स्टार्ट कर लेती है? विभेदन करना स्टार्ट कर लेती है। अगर विभज्योतक विभेदन करना स्टार्ट करेगा तो क्या वो विभज्योतक कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? स्थायूतक। कौन सा? पहली बार बनने वाला स्थायूतक। तो हमने क्या बोला? विभज्योतक जिसमें विभाजन की क्षमता को खो देते हैं और विभेदन करना स्टार्ट कर लेते हैं, विभज्योतक कहलाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं विभेदन।
क्या बोलते हैं बेटा? विभेदन। इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। समझ में आया भाई? वापस रिपीट करते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं जो किन्हीं परिस्थितियों के अंदर अपने विभाजन की क्षमता को खो देती है और विभेदित होना स्टार्ट हो जाती है, क्या कहलाती है? प्राथमिक विस्थायी उत्तक, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विभेदन। अब अपने पास में तो है कौन? स्थायी उत्तक। मतलब क्या करेगा? विभेदन करेगा। विभाजन करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन यही स्थायी उत्तक किन्हीं परिस्थितियों के अंदर अपने विभेदन की प्रक्रिया को छोड़ देता है और वापस विभाजन करना स्टार्ट कर लेता है। और वापस विभाजन करेगा तो वापस क्या बन जाएगा? अरे विभाजन करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? विभज्योतक। पहली बार विभज्योतक बन गया था, तो अब जो बनेगा वो कैसा विभज्योतक होगा? कोई दिक्कत? यानी कि इसने क्या किया? विभेदन की प्रक्रिया को छोड़ दिया। और विभेदन की प्रक्रिया को छोड़ना क्या कहलाता है बेटा? विभेदन। इंग्लिश में बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। समझ में आया भाई? देखो इधर, प्राग विभज्योतक। प्राग विभज्योतक का मतलब है भ्रूणीय अवस्था में पाया जाने वाला विभज्योतक। उनसे सबसे पहले जो विभज्योतक बनेगा, सबसे पहले जो कोशिका विभाजित होगी, उनसे जो निर्मित होगा उसको अपन बोलेंगे प्राथमिक विभज्योतक। ये प्राथमिक विभज्योतक विभाजित होता रहता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है, ये अपने विभाजन की क्षमता को खो देता है। और विभाजन की क्षमता को खो देता है तो क्या बन जाता है? जिसमें विभाजन नहीं होता क्या कहलाता है? स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक पहली बार बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राथमिक स्थायी उत्तक, है ना। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विभेदन या डिफरेंशिएशन। अब देखो, ये स्थायी उत्तक विभेदित होना स्टार्ट होता है, कंटिन्यू चलता जाता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में इसमें विभाजन की जो क्षमता थी वो वापस आ गई। और विभाजन की क्षमता वापस आ गई तो छोड़ा किसको? विभेदन को। इसलिए हमने इसको क्या बोला? विभेदन। और जिसमें विभाजन की क्षमता चली गई, मतलब विभाजन की आगे, वो क्या कहलाता है? विभज्योतक। पहली बार बन गया था, अब बना वो क्या कहलाएगा? अब ये जो अपने पास में विभज्योतक है, कौन सा? दूसरा वाला, इसमें विभाजन होगा या विभेदन होगा? विभाजन होगा। विभज्योतक हमेशा क्या करता है बेटा? अभी लिखा है हमने, ये देखो, विभज्योतक क्या करता है? विभाजन करता है। विभेदन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हम बोलते हैं कि इसमें विभाजन होता रहता है, लेकिन फिर वैसी परिस्थितियां वापस आती है, ये फिर अपने विभाजन की क्षमता को छोड़ देता है। फिर विभाजन की क्षमता को छोड़ देता है तो फिर इसमें क्या हो जाता है? विभेदन स्टार्ट हो जाता है। तो विभेदन स्टार्ट हो जाता है, फिर ये क्या बन जाता है? स्थायी उत्तक। पहली बार तो बन गया, अब बनेगा वो कैसा बनेगा? तो विभेदन की प्रक्रिया वापस होने लगी। ये एक बार विभेदन हुआ, अब अगर जो विभेदन वापस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुनर इंग्लिश में बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। यहां पर तो हम बोलते हैं प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक फ्लोयम, और यहां हम बोलते हैं द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोयम। आपने एधा नाम सुना होगा, कैम्बियम सुना है ना, तो वो इसी के अंदर आती है। कॉर्क कैम्बियम, वो इसी के अंदर आती है। एक पतला सा तना ग्रीन कलर का, जिसको मोड़ते ही वो मुड़ जाता है, नया प्लांट, लेकिन वही कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ी लकड़ी में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत बड़े ट्रंक में बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसी के कारण है ना, क्योंकि इनमें द्वितीयक वृद्धि होने स्टार्ट हो जाती है। ये वाली सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आई क्या? एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है। अभी जो लॉन्ग ईयर वालों के टेस्ट चलते हैं हर वेडनेसडे और हर संडे, मतलब कि बुधवार और रविवार, उनमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मतलब एक बार दो बार बायो के टेस्ट पूरे हो गए, है ना। अब वापस रिपीट हो रहे, तो वहां मैंने एक क्वेश्चन दिया था, सुनना क्वेश्चन को अच्छे से। एक स्थायी कोशिका, स्थायी मतलब या तो ये होगी या ये होगी, एक स्थायी कोशिका जिसमें पुनः विभाजन की क्षमता आती है। एक स्थायी कोशिका जिसमें पुनः विभाजन की क्षमता आती है, मतलब प्राथमिक स्थायी से क्या बन रहा है? द्वितीयक विभज्योतक। अब पुनः बोला, इसका मतलब ये थोड़ी होगा, मैं क्या बोल रहा हूं? एक स्थायी कोशिका जिसमें पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदन। अब मैंने पुनः बोला है, उसमें कंफ्यूज होकर के आप क्या लिखते हो? मैंने विभेदन पुनः की बात नहीं की, पुनः विभाजन की बात की है। अगर मैं बोलूं एक विभज्योतक कोशिका
जिसमें पुनः विभेदन की क्षमता आ जाती है तो क्या कहलाती है? तो ना वापिस, एक स्थायी कोशिका जिसमें पुनः विभाजन की क्षमता आ जाती है, यानी कि स्थायी से क्या बना? विभज्योतक बना। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होता है। समझ में आया क्या? किसी को दिक्कत? अब देखो, ये तो हो गया अपने पास में उत्पत्ति के आधार पर। अब अगर मैं स्थिति के आधार पर देखूं, स्थिति के आधार पर बेटा पहला होता है शीर्ष विभज्योतक। नाम सुना है? किस किस में सुना है? जो कहां पर उपस्थित होते हैं बेटा? शीर्ष पर। किसके शीर्ष पर? जड़ के शीर्ष पर और तने के शीर्ष पर। इसलिए इसमें हम दो चीजों को पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं राम को और एक पढ़ते हैं श्याम को। राम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम। शीर्ष विभज्योतक को बोला जाता है एपिकल मेरिस्टेम, और रूट और शूट पर्ण के अंदर शीर्ष विभज्योतक नहीं होता। क्वेश्चन सीधा पूछते हैं कि शीर्ष विभज्योतक पाया जाता है जड़ में, तने में, पर्ण में, पहला और दूसरा दोनों का थल, जड़ और तने में। ये राम और श्याम से समझना, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। इनके नीचे पाया जाता है अंतर्वेशी विभज्योतक, और सबसे नीचे होता है पार्श्व विभज्योतक, एक और होता है सीमांत विभज्योतक। देखो बेटा ये डायग्राम, ये तो है शीर्ष विभज्योतक सबसे ऊपर। अब ये साइड में मैं शाखन कर रहा हूं, यहां जो पाया जाता है बीच में ऐसे, इसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी, यानी बीच वाला। इससे भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। ये भी कोशिकाओं की संख्या बढ़ा करके लंबाई में वृद्धि करता है। तो मैं बोलता हूं कि ये दोनों तो क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करते हैं। अब तीसरी बात करूं मैं, यहां साइड में ये कहलाता है पार्श्व विभज्योतक। क्या कहलाता है? पार्श्व विभज्योतक लंबाई में वृद्धि नहीं करता, ये मोटाई में वृद्धि करता है। जो बोला ना कि हरा तना एक बहुत बड़ा लकड़ा बन जाता है, वो कैसे बनता है? इसी पार्श्व विभज्योतक। क्यों? क्योंकि इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है, इस कारण इसमें मोटाई में वृद्धि होती है। सीमांत विभज्योतक ये पर्ण में पाया जाता है, बाह्य दल में पाया जाता है, मतलब किनारों पर दल में पाया जाता है। समझ में आया? ये कह सकते हैं अपन। ये किसी को कोई दिक्कत? विभज्योतक वाला टॉपिक जो अपने यहीं पूरा हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं विभज्योतक के बाद में स्थायी ऊतक। स्थायी का मतलब क्या है बेटा? परमानेंट। विभाजन होगा क्या? तो क्या होगा? विभेदन होगा। देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि होते तो 3 प्रकार के, लेकिन अपने सिलेबस में कितने हैं? पहला होता है सरल ऊतक, दूसरा होता है जटिल ऊतक। सरल ऊतक की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। मृदुतक, नाम सुना है? मृदुतक के बाद में स्थूल कोणोतक, और तीसरा दृढ़ोतक। मृदुतक का मतलब, मृदु मतलब सॉफ्ट, लचीला, और तक मृद और उत्तक, मृदु और उत्तक, सॉफ्ट उत्तक, एकदम लचीले, स्पंज जैसे, है ना। स्थूल कोणोतक, नाम सुनना। स्थूल मतलब स्थूलन, यानी जमाव। कोणों मतलब कि कोण, और उत्तक का मतलब उत्तक, यानी इन उत्तकों के कोणों पर जमाव होगा। और दृढ़ोतक मतलब कि हार्ड। आपने नारियल की जटा देखी होगी, बाहर की तरफ हार्ड होती है, कठोर होती है। आपने जो पानी वाला नारियल होता है बड़ा, यानी कि पानी पीने वाला, उसको देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऊपर का आवरण जो कठोर रहता है कि नहीं रहता। आपने नाशपाती देखी होगी, है ना, उसके ऊपर कांटों वाली जो चीज। तो ये सारी चीजें कहां से बनती है? दृढ़ोतक से बनती है। अब यही बात कर रहा हूं मैं किसके बारे में? जटिल के बारे में। जटिल में कौन से ऊतक आते हैं बेटा? जाइलम और विभेदन होगा। तो जैसा मैंने बोला था कि जाइलम कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 4। कौन कौन से?
वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और जाइलम। क्वेश्चन कहां से बनता है अभी बताता हूं। देखो बेटा, वाहिका कैसी होती है बेटा? मृत। वाहिनिका कैसी होती है? मृत। जाइलम मृदुतक कैसे होते हैं? देखो मृदुतक है मतलब जीवित, और रेसे, जाइलम रेसे लिखा ही नहीं, कैसे होते हैं? मृत। क्वेश्चन आता है कि जाइलम का एकमात्र जीवित भाग, देखो वाहिका मृत होती है, क्यों? क्योंकि वाहिका मतलब ट्यूब जैसे होते हैं। एक नलिका होती है जिसका ऊपर और निचली सिरा दोनों खुला होता है, एक के ऊपर एक जमा होते हैं, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और जाइलम की वाहिकाओं के पास में ट्यूब पाई जाती है जिस पर ऊपर भी कोना बंद नीचे भी कोना बंद, उसको बोलते हैं वाहिनिका। मृदुतक स्पंज जैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये एकमात्र जीवित उत्तक है। सीधा क्वेश्चन आता है कि जाइलम का एकमात्र जीवित उत्तक। सेम बात हम फ्लोएम में करें, क्या होता है? चालनी नलिका, फिर सह कोशिका, फिर फ्लोएम मृदुतक, फिर फ्लोएम। अब सुनना इधर, चालनी नलिका जीवित, क्योंकि इसमें के अंदर ये सहकोशिका जीवित, फ्लोएम मृदुतक जीवित, फ्लोएम रेसे, उधर 3 मृत है, 1 जीवित है, इधर 3 जीवित है, 1 मृत है। तो वहां पूछेंगे जाइलम का एकमात्र जीवित भाग, यहां पूछेंगे जाइलम का एकमात्र। फर्क क्या है? वाहिका मृत, चालनी नलिका जीवित, वाहिनिका मृत, चालनी सहकोशिका जीवित, मृदुतक जीवित, यहां पर भी मृदुतक जीवित, वहां पर वो मृत, ये भी मृत। इधर तो जीवित पूछेंगे, इधर क्या पूछेंगे? मृत पूछेंगे। ये जो दो है ना, चालनी नलिका सहकोशिका के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? चालनी नलिका के अंदर केंद्रक नहीं होता, तो केंद्रक नहीं होता तो कैसे जीवित हो गई भाई? इस चालनिका के सारे कार्यों का नियंत्रण कौन करती है? सहकोशिका करती है। इन दोनों की उत्पत्ति एक ही मात्र कोशिका से होती है, इसलिए चालनी नलिका और सहकोशिका दोनों को ट्विन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ट्विन सिस्टर मतलब जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये जीवित नहीं रहेगी। एक ही मात्र कोशिका से बनती है तो साथ में ही बनती है, इसमें केंद्रक नहीं होता, उसके कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तो आपको जिस टाइम पढ़ाया होगा आरबीसी, है ना, आरबीसी में आपको बताते हैं कि इनमें केंद्रक होता है, लेकिन जो चालनी नलिका है उसमें केंद्रक नहीं होता, है ना। तो उसके कार्यों का नियंत्रण कौन करती है? जैसे लामा और ऊंट बताए होंगे, उनकी आरबीसी वाला, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन मृदुतक, स्थूलकोणों तक, दृढ़, इनको अपन वापस करेंगे। आप क्या करो, यहां से लिखना करो स्टार्ट। चलो ठीक।